अब इसमें सुपीरियर वेना केवा से और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड आ जाता है इनटू द राइट एट्रियम और फिर ये जाता है इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। दिस इज़ द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसमें ये है कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है ना वहाँ से ब्लड आएगा, इन्फीरियर वेना केवा से। अब ये थोड़े से कैविटी हैं, ठीक है। अब इस कैविटी के अंदर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के टाइम जब कोई ब्रीथ कर रहा होता है कैविटी में, ठीक है, तो नोज़ से ही ब्रीथ करते हैं। अब कोई जो है ना ब्रीथ कर रहा होता है तो उससे ना नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना होता है, ठीक है। नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्रिएट करना होता है। क्या है कि जो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर जब क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर बन जाएगा। इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो इनफ्लो ऑफ द जो वीनस रिटर्न है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। वीनस रिटर्न जब इंक्रीज़ होगा, ड्रॉप इन इंट्राथोरेसिक प्रेशर हम कैसे करेंगे कि फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग में हम कैसे करेंगे कि ड्रॉप इन इंट्राथोरेसिक प्रेशर, इंट्राथोरेसिक प्रेशर जिसकी वजह से वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ इन वीनस रिटर्न। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज़ हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकुलर की फीलिंग जो है ना, राइट वेंट्रिकुलर फीलिंग जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल का जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो दैट विल बी इंक्रीज्ड, स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड एंड दैट्स व्हाई राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम विल इंक्रीज। अब इसमें क्या है कि जब इनफ्लो ऑफ करंट आते हैं, ठीक है, तो फिर वो चले जाता है इनटू द हार्ट। जब वो हार्ट में एट्रियम इंटर हो जाएगा, एट्रियम से फिर वो चला जाएगा यहाँ पर आ जाएंगे और राइट वेंट्रिकल से फिर इसने जाना होता है इनटू द पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है। जब ये पल्मोनरी ट्रंक में जब इसने जाना है दिस ब्लड फ्लो हैव टू फ्लो इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। तो हमने कहा था कि जो S1 हार्ट साउंड जो है ना, S1 हार्ट साउंड जो है ना वो इस माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेव की क्लोजर की वजह से S1 प्रोड्यूस होगा एंड जो है S2 जो है ना वो पल्मोनरी और आयोटिक ट्रंक की क्लोजर की वजह से S2 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, सही। तो दिस S2 हार्ट साउंड की वजह से एयोटिक और पल्मोनरी वेल्व की जो क्लोजर है वो जो पल्मोनरी ट्रंक का जो वेल्व है ना उसकी क्लोजर जो है वो डिले हो जाएगी, ठीक है। डिले closure of pulmonary trunk. So that's why pulmonary valve, that is valve, pulmonary valve की closure will be delayed, okay. That is why physiological splitting of the S1 and S2 occurs. And how we will represent this S1 and S2? This is S1 मार्ट, ठीक है। एंड ई जो है ना ऊपर ई जो है ई मीन्स एक्सपायरेशन और आई मीन्स इंस्पायरेशन, ठीक है। तो दिस इज़ S1 हार्ट साउंड, ठीक है। S1 का तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के टाइम सेम ही रहेगा, लेकिन जो S2 हार्ट सेंस है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एयोर्टिक कंपोनेंट एंड पल्मोनरी कंपोनेंट। एयोर्टिक पहले क्लोज होंगे, पल्मोनरी की लेट क्लोजर होगी, ठीक है। क्योंकि एयोर्टिक और पल्मोनरी वैसे नॉर्मली की लेट क्लोजर बाद में होती है, लेकिन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के टाइम दिस इज़ एक्सपायरेशन, ठीक है। बट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन सही दिस लाइन इज़ नॉट, ये लाइन जो है ये यहाँ पर नहीं होगी, ये थोड़ी सी डिले हो जाएगी, यहाँ पर होगी, ठीक है। सो इट मीन्स देयर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन दिस डिले विल अकर्स। अब मैं आपको कैसे ऐसे समझाती हूँ कि पहले मैं इसको सबको इरेज कर लेती हूँ, ठीक है। हम ना इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम देखेंगे। एक्सपायरेशन के टाइम पे ना S1 और S2 की क्लोजर होगी, S1 और S2 के फिर दो कंपोनेंट होते हैं, एयोर्टिक कंपोनेंट एंड पल्मोनरी कंपोनेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो एयोर्टिक और पल्मोनरी कंपोनेंट है उसको वापस दो अलग अलग में इसमें डिवाइड किया, दिस वन इज़ एयोर्टिक एंड दिस वन इज़ पल्मोनरी कंपोनेंट। अब जो है S1 की क्लोजर होगी एयोर्टिक कंपोनेंट की के बाद देन S2 की जो है ना A2 और P2।
और पल्मोनरी कंपोनेंट इसके बाद। लेकिन जो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन है वो S1 के तो उसी टाइम हो गया, लेकिन एटी कंपोनेंट के भी पल्मोनरी क्लोजर विल बी डिलेड। सही, थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी। तो हमारे पास जो लाइन बनेंगे वो इस तरह बनेंगे, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वाइड स्प्लिटिंग हमारे पास, ठीक है। सेकंड है वाइड स्प्लिटिंग। अब इस वाइड स्प्लिटिंग में क्या होता है, ये किस कंडीशंस में होगा, ठीक है। वाइड स्प्लिटिंग विल अकर इन पल्मोनरी स्टेनोसिस and it will occur in right bundle branch block, okay। इन दोनों कंडीशंस में पल्मोनरी स्टेनोसिस और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में इसमें ना होती है कि वाइड स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग पैटर्न वही होगा, ठीक है, सेम उसी तरह का ही पैटर्न होगा जैसे कि S1 A2 और P2 का जो हमने किया है फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग में, लेकिन इसमें थोड़ी सी होगी कि वाइड स्प्लिटिंग होगी। इसमें ये होगी कि वाइड स्प्लिटिंग कैसे होगी, अगर हम इस तरह इसको करेंगे कि दिस विल बी द S1 हार्ड साउंड, ठीक है, और S2 जो हार्ड साउंड है उसके बीच में स्पेस तो बनेगा, लेकिन वो स्पेस थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब उसमें वो है कि वो S2 जो है ना उसमें ये आ जाता है कि S2 में वो स्प्लिटिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, A2 और P2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं डार्क कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ कि हमें थोड़ा नज़र आ जाए। ये है S1, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के टाइम ये है S1 S2, और दिस इज़ एक्सपायरेशन के टाइम जो है ना वो है A2, एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन उनके बीच में भी ये स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, ये वाली जो स्पेस है ये ज़्यादा होगी, और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वैसे तो वो फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग भी हो गई है, P2 कंपोनेंट के स्प्लिट भी कर गए, और दूसरे इनके बीच में स्पेस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है फिक्स्ड स्प्लिटिंग आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जो कि फिक्स्ड स्प्लिटिंग है, उसको हम ना एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में ही सुनते हैं। दैट विल अकर्स इन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड फिक्स्ड स्प्लिटिंग विल अकर। लेकिन दिस फिक्स्ड स्प्लिटिंग अब कैसे होगी, इसमें ये होगा कि फिक्स्ड स्प्लिटिंग में एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि इस फिक्स्ड स्प्लिटिंग में आपने याद करना है कि दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिस्पायरेशन। सही, मतलब इंस्पायरेशन और रिस्पायरेशन भी डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो इस पर डिपेंडेंट नहीं करेगा। अब इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ रिस्पायरेशन में क्या हो जाता है कि आप जब उसके हार्ड साउंड्स से करेंगे तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन S1 कंपोनेंट इज़ दिस, ठीक है, दिस इज़ S1, और S2 के जो A और P कंपोनेंट है, ठीक है, A एंड P कंपोनेंट, उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में जो होगी डिले होगी दोनों के बीच में, लेकिन कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। एक्सपायरेशन के टाइम दिस इज़ एक्सपायरेशन, और दिस इंस्पायरेशन के टाइम ये हो गया A2 कंपोनेंट, और एक्सपायरेशन के टाइम और ये हो गया। अब इसके बीच में कोई स्प्लिटिंग, देखो ये सामने सामने आ रहे, तो इनके बीच में स्प्लिटिंग नहीं आ रही, लेकिन ये स्प्लिटिंग है, इज़ कॉल्ड फिक्स्ड स्प्लिटिंग बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिस्पायरेशन। ये जो होता है ना एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में होगा। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में कैसे होगा कि इन दोनों के बीच में स्पेस होंगे ना, सो इस स्पेस की वजह से ब्लड फ्लो कर जाएगा, बैक फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है, तो ये चला जाएगा ये इस साइड पे। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि मतलब यहाँ पर है लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम, सही, तो जिसकी वजह से ये जो है ज़्यादा ब्लड फ्लो यहाँ पर आया करेगा, और दिस विल क्लोज मूव टुवर्ड्स दिस, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक में। लेकिन इसमें ये है कि जो पल्मोनरी ट्रंक की तरफ जब जाएंगे भी तो इसमें जो ये होगा कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम कोई चेंज नहीं है, क्योंकि फॉर ऑल द टाइम वेदर वो पॉजिटिव प्रेशर हो वेदर वो नेगेटिव प्रेशर हो, ऑल द टाइम ये ब्लड फ्लो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ, वो लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ जाएंगे, और राइट एट्रियम से इनटू द राइट वेंट्रिकल देन इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग किसमें होती है, एओर्टिक स्टेनोसिस में, और फिर उसके बाद आ जाते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक।
इसमें आ जाते हैं कि नॉर्मल ऑर्डर जो है सेमी क्लोजर की है, ठीक है, वो रिवर्स हो जाती है। इसमें इम्पोर्टेंट बात जो है ना वही सेमी ल्यूनर वेल्व नॉर्मल ऑर्डर क्लोजर जो है क्लोजर क्लोज्ड सही। अब इसमें क्या हो जाता है, इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन के टाइम पे ये होंगे कि ये S1 तो आपको नॉर्मली सुनाई देगा, लेकिन जो S2 जो हमने ए कंपोनेंट था पहले किया था, ठीक है, अब इसमें क्या है कि ए कंपोनेंट में वो बाद में आ जाएगा और P2 जो है वो पहले आ जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात यहाँ पर हम एक चीज़ ये करेंगे कि जो P2 कंपोनेंट का है वो तो एक्सपायरेशन के टाइम तो उसी पोजीशन पे है, लेकिन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन दिस विल डिले यहाँ आ जाएगी नियर्स टू द टू कंपोनेंट्स। अब जो पहले हमने किया था, जिस पीछे हमने जितनी ए कंपोनेंट किए थे, ए कंपोनेंट किए थे, वो हमने सारे किए थे कि पहले आ जाते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी कंपोनेंट है वो बाद में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन पैराडॉक्सिकल इंस्पायरेशन में जो है ना वो एओर्टिक कंपोनेंट बाद में आ जाएंगे, उनकी लेट क्लोजर हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। बिफोर द P2 component sounds occurs before and delayed A2 sound occurs. On inspiration P2 जो है वो closes होगा later and move closer to the A2. Paradoxically eliminating the split होगा, ठीक है। On inspiration the split can be heard opposite to physiological splitting. तो on inspiration में A2 और P2 component जो है वो इतने क्लोज हो जाते हैं कि लोग स्प्लिटिंग को इग्नोर कर देते हैं, तो लोग जो है ना वो एक्सपायरेशन में ना वैसे ऑन एक्सपायरेशन सो वी हर्ड द स्प्लिट्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम मैं सबके अलग अलग से करूँगी, तो उसमें आ जाते हैं कि हमने किए थे फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। तो फिजियोलॉजिकल में आप देखोगे तो S1 हार्ट साउंड, ठीक है, और S2 जो है ना वे E2 कंपोनेंट और P2 कंपोनेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि वाइड स्प्लिटिंग, उसमें आ जाते हैं S1 एंड देन है E2 P2, डिले होगा, फर्दर डिले होगा, एंड देन है वी हैव फिक्स स्प्लिटिंग जिसमें S1 कंपोनेंट A2 एंड P2 कंपोनेंट, एंड पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग उसमें आ जाते हैं क्या ये हार्ट साउंड्स जो हैं वो हमें सुनाई देंगे। अब इसमें क्या है कि P2 कंपोनेंट जो है वो पहले आ गए हैं, बाकी सब में A2 कंपोनेंट पहले हैं, ठीक है। और इसमें आ जाते हैं कि इसमें फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग में ये स्पेस गैप इतना होगा, वाइड स्प्लिटिंग में ही इतना ही होगा, और फिक्स स्प्लिटिंग में ये है कि ये जो है ना चेंज नहीं हुआ इंस्पायरेशन के टाइम, और जो है पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में P2 बिफोर A2 कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। अस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट जब हम करेंगे तो कुछ एरियाज होंगे, ठीक है, उसको हम करेंगे कि मतलब एओर्टिक एरिया, पल्मोनरी एओर्टिक एरिया, पल्मोनरी एरिया, ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल एपिथेलियम, ठीक है। एक हमारे पास है एओर्टिक एरिया से, एंड देन वी हैव अनदर वन इज द पल्मोनरी एरिया, and then we have the tricuspid area. Tricuspid area, mitral area. अब इसमें आ जाते हैं कि जो एओर्टिक एरिया सिस्टोलिक मरमर में जो सुनाई देते हैं, और पल्मोनरी एरिया, माइट्रल एरिया एंड ट्राइकस्पिड एरिया। अब उसमें आ जाता है कि हम हार्ट के अस्कल्टेशंस कब कहाँ करते हैं, ठीक है। जब आपने करना होना एओर्टिक, पल्मोनरी, और इसमें ये है कि हमारे पास जो है ना कुछ एरियाज है, ठीक है। जो ये है ना एओर्टिक एरिया से
उसमें आ जाते हैं कि दिस वन इज़ द ईयरटिक एरिया, उसमें ईयरटिक है, दिस इज़ वन इज़ द ईयरटिक एरिया, ठीक है। एंड दिस वन इज़, क्योंकि एयरटिक वेल्व्स यहाँ प्रेजेंट हैं। और फिर उसके बाद ये एरिया जो है, दिस वन इज़ द पल्मोनरी एरिया, क्योंकि पल्मोनरी एरिया के क्लोजर का साउंड जो है ना हमेशा क्लोजर पे ही सुनाई देते हैं। तो एयरटिक वेल्व के क्लोजर से हमें एयरटिक एरिया पर सुनाई देंगे, जो कि सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट है बिलो द सेकेंड रिब एंड राइट टू द लेटरल बॉर्डर एंड लेफ्ट टू द लेटरल बॉर्डर एट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस बिलो द सेकेंड रिब पल्मोनरी साउंड सुनाई देंगे, ठीक है। और एक्सकल्टेशन होगी। ट्राइकस्पिड की एक्सकल्टेशन जो है ना वो होगी, ट्राइकस्पिड के वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम बोन, दिस इज स्टर्नम बोन जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम बोन एंड द मिड क्लेविकल, दिस वन इज क्लेविकुलर एंड मीडियल टू मिड क्लेविकुलर 9 एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस माइट्रल एरिया प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक आ जाएंगे। अब इसमें क्या है, जो ये दोनों साउंड जो हैं, ये दोनों माइट्रल साउंड जो है एट द एपेक्स पे सुनते हैं, तो ये दोनों जो है ना S1 हार्ट साउंड से, ठीक है। और इन दो की वजह से ही ये दो जो है यहाँ पर दिस वन एस ये और ये S1 हार्ट साउंड एंड दिस S2 हार्ट साउंड, ठीक है, S2 हार्ट साउंड ये। सो वी विल राइट दिस एज, ये हो गया। अब इसमें क्या आ जाते हैं कि एयरटिक मर्मर्स जो है ना वो हम सुनेंगे यहाँ। सिस्टोलिक मर्मर जो एयरटिक एरिया में आपने सिस्टोल के टाइम एयरटिक एरिया में सिस्टोल के टाइम के मर्मर आप सुनेंगे, सिस्टोलिक मर्मर्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक मर्मर, दिस वन इज कॉल्ड सिस्टोलिक मर्मर एंड दिस इज हर्ट ड्यू टू एयरटिक स्टेनोसिस। जब एयरटा स्टेनोस्ड होगा, ठीक है, तो सिस्टोल के टाइम एयरटिक एरिया में मर्मर सुनाई देगा, ठीक है। दूसरा ये है कुछ है कि फिर उसके बाद आ जाते हैं एयरटिक एरिया लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे, ठीक है। डायस्टोलिक मर्मर, सिस्टोलिक मर्मर हाइपरट्रोफिक कार्डियोपैथी में भी सुनाई देते हैं। यहाँ पर ट्रोफिक मायोपैथी, ठीक है। लेकिन दिस विल बी heard at the left sternal, but this will be most गुड जो है अच्छा ऑडिबल होगा एट द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे, सही। ये हाइपरट्रोफिक वाले जो हैं ये हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा जो है ना हम करेंगे डायस्टोलिक मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है। इसमें क्या है कि डायस्टोलिक मर्मर में है कि उसमें है एयोर्टिक रीगर्जिटेशन, regurgitations, aortic regurgitations and pulmonary regurgitations. Then we have a pulmonary area. Pulmonary area में systolic ejection murmur, सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर है, ठीक है। इसमें आ जाता है कि सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर पल्मोनरी एरिया में सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर आएगा ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड देन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा। ट्राइकस्पिड एरिया में है, ट्राइकस्पिड एरिया में होलोसिस्टोलिक मर्मर, होलोसिस्टोलिक मर्मर, होलोसिस्टोलिक मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है।
हॉलो सिस्टोलिक मरमर जो है ना वो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। डायस्टोलिक मरमर जो है वो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस जो है ना उसमें आ जाते हैं डायस्टोलिक मरमर। फिर उसके बाद एक और है जो कि माइट्रल एरिया में हमें सुनाई देगा एंड दैट विल बी होलो सिस्टोलिक मरमर ड्यूरिंग द होल ऑफ सिस्टोलिक मरमर होल सिस्टोल के टाइम पे जो सुना दैट इज़ माइट्रल रिगर्जिटेशन। और एक और है सिस्टोलिक मरमर सिस्टोलिक मरमर इज mitral valve prolapse। diastolic murmur mitral stenosis। सर जाते हैं कि जो है कि कुछ मैन्यूवर्स होते हैं जिसके साथ साथ हम मैन्यूवर्स जो हैं वो साथ में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें आ जाता है कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस कौन कौन सी आएगी क्या होगी, ठीक है। और दूसरा यह है कि मैन्यूवर्स जो हैं वो जो इंक्रीज़ होंगे वो कौन से हैं, जो डिक्रीज़ होंगे वो कौन से हैं। अब उसमें जाते हैं कि स्टैंडिंग मैन्यूवर्स हैं। स्टैंडिंग मैन्यूवर्स में क्या हो जाता है कि जो स्ट्रेन फेस होगा उसमें ना क्या होगा, डिक्रीज़ होगा प्रीलोड आपका डिक्रीज़ होगा, तो डिक्रीज़ होगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है ना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, ठीक है। जो मरमर इंक्रीज़ होंगे वो क्या होगा, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में जो मरमर है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स मरमर इंक्रीज़। एंड इसके अलावा रकम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होने की वजह से माइट्रल वाल्व वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम डिक्रीज़ होने की वजह से रकम जो है वो इंक्रीज़ होगा। देखें जो डिक्रीज़ होंगे वो मोस्ट ऑफ मरमर जो हैं सारे जो है मरमर जो है वो इंक्रीज होंगे थ्रू फ्लो थ्रू द रिगर्जिटेशन एंड स्टेनोटिक वेव्स। फिर उसके बाद आ जाते हैं पैसिव लेग रेस। पैसिव लेग रेस में क्या होगा कि आपका जो हमारे हार्ट का प्री लोड जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, इंक्रीज़ ऑफ प्री लोड जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसी के अलावा एक और हम करेंगे जो कि है स्क्वाटिंग भी इसके साथ सही। ये स्क्वाटिंग जो है इसमें भी क्या होगा कि अब प्री लोड जो है वो इंक्रीज़ होगा एंड द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा बट आल्सो आफ्टर लोड, ठीक है, आफ्टर लोड भी इंक्रीज़ होगा सही। इसके अलावा है कि हैंड ग्रिप जो है ना वो है आफ्टर लोड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवा देते हैं, ठीक है, आफ्टर लोड बहुत इंक्रीज़ होगा। डबल एरो से हम शो करेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि रिवर्स फ्लो अक्रॉस द एओर्टिक वेल। जो फ्लो जो है ना वो रिवर्स फ्लो इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द मरमर्स जो है ना यस कौन से दो कंडीशंस में, पैसिव लेग रेस में और स्क्वाटिंग में, ठीक है, पैसिव लेग रेस में और स्क्वाटिंग में। इन दो में क्या होगा कि इन दो में मोस्ट ऑफ द मरमर जो हैं मोस्ट मरमर्स इंक्रीज़ होगी क्योंकि फ्लो जो है ना वो थ्रू द स्टेनोस्ट एंड रिगर्ज वेल्व इंक्रीज्ड। सो बोथ द लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि इसमें आ जाते हैं कि डिक्रीज़ होंगे माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होने की वजह से इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होने की वजह से माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स जो है वो डिक्रीज़ होगा क्यों, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। और दूसरा ये कि हुक्म जो है वो भी डिक्रीज़ होगा सही, और बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो गया सही। इसके अलावा जो है ना हमने हैंड ग्रिप किया था ना, तो हैंड ग्रिप में क्या होता है कि
इसमें आ जाते हैं कि डबल इंक्रीज मोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा आफ्टर लोड में, ठीक है। रिवर्स फ्लो हो गया अक्रॉस द एओर्टिक वेन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से लेफ्ट साइडेड मर्मर जो है, साइडेड मर्मर इंक्रीज होंगे। वो क्या होगा, एओर्टिक रीगर्ज, mitral regurg, ventricular septal defect and arterial stenosis and organ will decrease because volume increase हो गया और ट्रांस-एओर्टिक वेल्व प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से मर्मर डिक्रीज होगा। फिर उसके बाद इनसे आ जाते हैं इंस्पायरेशन, ठीक है। इसमें आ जाते हैं इंस्पायरेशन के टाइम वीनस रिटर्न, ठीक है, वीनस रिटर्न इंक्रीज होंगे टू राइट हार्ट, ठीक है। डिक्रीज वीनस रिटर्न टू द राइट हार्ट, वीनस रिटर्न टू लेफ्ट हार्ट, ठीक। इसमें आ जाते हैं मोस्ट राइट साइडेड मर्मर्स इंक्रीज होंगे, तो आप थोड़ा नॉन रैंकिंग अगर इसको देखें तो ये इसी तरह से मैं इसको रखूँगी और आप बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आप मोस्ट लेफ्ट साइडेड मोस्ट लेफ्ट साइडेड मर्मर डिक्रीज कंडीशन, अब यहाँ जाते हैं, हमने कुछ मर्मर्स कर लिया और उसमें आ जाते हैं कि स्टैंडिंग के टाइम है, ये मतलब स्टैंडिंग के टाइम कौन कौन से मर्मर्स कहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आ जाते हैं मैन्यूवर्स हमने किया, सीवी चेंजेस एंड इंक्रीज इन मर्मर, डिक्रीज इन मर्मर। स्टैंडिंग के टाइम हमने कहा कि प्री लोड इंक्रीज होगा, डिफरेंट वॉल्यूम डिक्रीज होगा, माइट्रल वर्क प्रोलेप्स एंड मसलन पैसिव लेग रेज टू इंक्रीज प्री लोड, मोस्ट मर्मर्स बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड। स्क्वाटिंग एंड हैंड ग्रिप के टाइम्स टू प्री लोड इंक्रीज होगा, आफ्टर लोड भी इंक्रीज होगा, लेकिन हैंड ग्रिप के टाइम जो आफ्टर लोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज, जिसकी वजह से इसमें ये हो जाता है कि इसमें लेफ्ट साइडेड मर्मर ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। और चेस्ट स्टेनोसिस होगा। इंस्पायरेशन के टाइम वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा और वीनस रिटर्न टू द लेफ्ट हार्ट डिक्रीज होगा। सो मोस्ट ऑफ द राइट साइड मर्मर जो है वो इंक्रीज होगा, लेफ्ट साइडेड मर्मर डिक्रीज होंगे, ठीक है।